हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 8 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे काफ़ी सारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से गाइस सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइस, हालांकि पेपर 1 से रिलेटेड आज ज्यादा टॉपिक थे नहीं, सिर्फ एक लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। भूटान के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को भूटान के अंदर देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको भूटान पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, बट ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप था सिर्फ, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से डिफरेंशिएट करके बता दिया। बाकी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना और भूटान के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है गाइस वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर हम लोग को देखने को मिलता है। चाइना जो है गाइस वो ये क्लेम करता है कि ये वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चाइना की टेरिटरी के अंदर आती है, और आप जानते ही हैं कि चाइना जो है वो कब्जा करने की उसकी नीति हम लोग को हमेशा से देखने को मिलती है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चाइना की हमें हमेशा से देखने को मिलती है ना। तो वो ये इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भी उसका क्लेम ये होता है कि वो चाइना का है टेरिटरी, और भूटान कहती है कि भूटान की टेरिटरी है वो। तो ये बस एक इशू जो है वो थोड़ा सा चल रहा था, और अभी मेन चीज ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक लेटर जो है वो भूटान ने चाइना को भेजा है, क्योंकि चाइना ने अभी क्या किया था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तो इसकी ये जो है जीईएफ, इसको आगे चल के मैं आप लोग को बढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, बट अभी के लिए ये समझ लो कि ये जो जीईएफ जो है गाइस ये फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है एनवायरमेंटल पर्पस के लिए, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होते हैं जो कि एनवायरमेंट पर्पस के लिए होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को ये फंडिंग देती है। तो अभी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फंडिंग जो है गाइस वो बंद कर दी है, स्टॉप कर दी है चाइना ने, कि इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग नहीं देनी चाहिए, ये ऐसा चाइना ने कहा है। और उसमें ये मेंशन किया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए इस एरिया पर फंडिंग जो है वो नहीं दी जाएगी इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो उसको लेकर भूटान जो है गाइस उसने भी एक लेटर वगैरह लिखा है चाइना को, तो उसके बारे में आप लोग को उतना डिटेल में नहीं आना है, बस बेसिक चीज अभी के लिए सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि चाइना और भूटान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है। हालांकि पहले कुछ समय की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि 18 और 19 की भी इवन, तो ये जीईएफ की जो फंडिंग है गाइस वो इवन 18 और 19 में भी गई थी और पास्ट में भी गई थी, बट इस साल चाइना ने जो है वो हरकत पट की है फिर से। अब वो चाइना समय समय पे ऐसी अपनी नेबरिंग कंट्रीज को टेंशन देता ही रहता है, जैसे इंडिया और उसके रिलेशंस की भी अगर हम लोग बात करें तो बीच बीच में ऐसे टेंशन तो होते ही रहते हैं, तो उसके बारे में एक जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए। और भूटान जो है गाइस वो अभी तक तो चुप बैठा हुआ था, वो कभी भी अपनी बाउंड्री के इशू को लेकर, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को लेकर चाइना के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करता, ना ही इंटरनेशनली ओपनली जो है वो बोलता था, बातें करता था, बट अभी फिलहाल जो है वो इसने बोलना शुरू किया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को अभी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो बस ये चीज थी सिंपल सी, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम लोग फाइनली पेपर 2 की न्यूज को कवर करते हैं, हालांकि ये वाली न्यूज भी पेपर 2 की ही थी। अब देखिएगा, इस आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज के तहत हम लोग किस पर टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इंडिया ने चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया हुआ है, और मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो एंड्रॉइड की बात करें, चाहे वो iOS एप्पल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो दोनों में ही डोमिनेंस जो था वो चाइना का हम लोग को देखने को मिलता था, चाइना एप्लीकेशंस का देखने को मिलता था। अब काफी सारी एप्लीकेशंस बंद हो गई हैं, तो यूजर्स को काफी प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया ने ये सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इंडियन एप्स है जो कि ऑलरेडी बन चुकी हैं, जो ऑलरेडी हैं, तो उनको हम लोग प्रमोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात, नई नई एप्लीकेशंस को हम लोग डेवलप करेंगे जो कि इंडियन मेड एप्लीकेशंस होंगी। तो इस पर ये जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन। तो जितने भी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उन लोग को इनवाइट किया गया है सरकार के द्वारा, और कहा गया है कि वेरियस एप्लीकेशंस बनाया जाए, या फिर ऑलरेडी अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन है और जिस एप्लीकेशन के पास पोटेंशियल है वर्ल्ड क्लास का बनने लायक, तो उस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये था पूरा ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में $750 मिलियन US का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एमएसएमई प्रोग्राम को लेकर। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा पुराना है, बट रिपीट हुआ है, तो फिर से मैं आप लोग को एक इन जनरल बता देता हूं। तो आप लोगों को बताइएगा इसकी कोरोना वायरस के चलते एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उद्यम सेक्टर जिसको हम लोग आज की डेट में बोल रहे हैं, इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, उद्यम इसका नाम कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा करी थी। तो एमएसएमई
की जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको एमएसएमई को प्रॉब्लम से निकालने के लिए $750 मिलियन US वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कराएगी। और ये जो पैसा है गाइस हम लोग फॉरवर्ड करेंगे एमएसएमई को, राइट? किसके तौर पर? लोन्स के तौर पर, कि एमएसएमई को हम लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो रिवाइव हो सके। तो ये है एमएसएमई को सपोर्ट करने का, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ जो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। और इससे करीब 15 लाख एमएसएमई को फायदा होगा, इंटरप्राइजेस को फायदा होगा, ठीक है? तो ये चीज है। अब गाइस बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। एफएओ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। इसने वार्निंग दी है इंडिया को टिड्डी अटैक को लेकर। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था टिड्डी अटैक के बारे में। आई थिंक मई के मंथ में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था। टिड्डी अटैक, जो लोकस्ट अटैक जो हमारी कंट्री में हुआ है, तो इन्होंने वार्निंग दी है कि इंडिया जो है वो हाई अलर्ट पे है और उसको हमेशा, मतलब अभी कुछ समय के लिए हाई अलर्ट पे ही रहना है, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट लोकस्ट अटैक बताया जा रहा है, सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक लोकस्ट अटैक, टिड्डी अटैक 26 सालों में ये बताया जा रहा है कि 26 सालों के बाद ये सबसे खतरनाक टिड्डी अटैक जो है वो अभी सामने आया है। और गाइस 3 कैटेगरीज जो है, ये डेजर्ट लोकस्ट जो होते हैं, टिड्डी जो होती हैं, तो उसकी 3 कैटेगरीज जो है वो एफएओ ने डिजाइन की हुई हैं। तो ये 3 कैटेगरी है, आउटब्रेक, अपसर्ज और प्लेग। तो ये बेसिकली आउटब्रेक का मतलब कि अभी फैली है, यानी कि बहुत इनिशियल चीज, यानी कि कुछ ही एरिया पर अभी टिड्डी की प्रेजेंस रिकॉर्ड की गई है, नोटिस की गई है। अपसर्ज का मतलब कि बहुत बड़े एरिया पर टिड्डी जो है वो अटैक कर रही है और ये बढ़ती जा रही है। और प्लेग का मतलब तो फिर समझ जाओ सबसे खतरनाक स्थिति जो होती है वो प्लेग की होती है। तो ये 3 लेवल्स जो है या फिर 3 कैटेगरीज जो है वो इन टिड्डी की सेट की गई है एफएओ के द्वारा, और वो चीज यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी जो टिड्डी अटैक हम लोग को देखने को मिला है ये अपसर्ज की कैटेगरी में है, ये बीच वाली कैटेगरी में, और कहा जा रहा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये प्लेग की कैटेगरी में चला जाएगा। और आउटब्रेक्स जो होते हैं गाइस ये कॉमन होते हैं, जनरली हम लोग को आउटब्रेक्स देखने को मिलते ही रहते हैं। बट अगर हम लोग बात करें प्लेग की, यानी कि सबसे खतरनाक स्थिति की, तो सबसे खतरनाक प्लेग जो आया था वो 1987 और 89 में आया था। और सबसे मेजर जो अपसर्ज जो आया था, यानी कि जो अभी स्थिति इंडिया की है, वो 2003 और 5 में हम लोग को देखने को मिला था, राइट? और अपसर्ज और प्लेग जो होते हैं गाइस वो रातों रात अकर नहीं हो जाते, यानी कि रातों रात नहीं एकदम से हो जाते, उसको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं डेवलप होने में। जैसे इंडिया में जो इनिशियल स्टेट था वो आउटब्रेक का था, हम लोग बात करते थे कि टिड्डी का आउटब्रेक हुआ है, लोकस्ट आउटब्रेक हुआ है, बट अब ये अपसर्ज की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पर टिड्डी का प्रकोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो प्लेग की स्थिति जो है वो डेवलप हो सकती है। ये चीज रिकॉर्ड कीजिएगा कि टिड्डी जो है गाइस उसके आने के या फिर उसके बढ़ने के, इंक्रीज होने के, उसके नंबर्स इंक्रीज होने के क्या कारण होते हैं। तो अच्छी अगर बारिश होती है या फिर अच्छा वेजिटेशन होता है, अच्छे अगर फसल वगैरह लगती है, तो ये इसका कारण होता है। और आप देख रहे हैं कि दोनों चीज अभी फेवरेबल है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले भी डिस्कशन किया था कि इस बार बारिश काफी अच्छी हुई है। सेकेंडली हमने बात करी थी कि इस बार फसलें वगैरह भी काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिली। आई थिंक मैंने पिछले महीने के लास्ट दिन, मेरे ख्याल से 30 तारीख को हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जब मैंने आप लोग से चर्चा करी थी काफी सारी चीजों के बारे में, तब हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है? तो ये चीज है। तो अच्छी बारिश और ग्रीन वेजिटेशन, ये 2 कारण होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोकस्ट को, टिड्डी को, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है, और इनके नंबर जो है वो एकदम से बढ़ने लगते हैं, और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो इनके छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं वो एकदम बड़े बड़े होने लगते हैं, और फिर आउटब्रेक की सिचुएशन आती है। और आउटब्रेक की सिचुएशन के बाद हम लोग को अपसर्ज की सिचुएशन देखने को मिलती है, और उसके बाद फिर प्लेग वाली कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजों में मत जाना, बस सिंपल, बस आपको याद रखना 3 लेवल होते हैं। आउटब्रेक पहला लेवल, उससे बड़ा जो लेवल होता है वो अपसर्ज का होता है, फिर उससे बड़ा जो लेवल होता है वो प्लेग का हम लोग को देखने को मिलता है। और इन सब चीजों में धीरे धीरे करके इनके नंबर्स भी बढ़ते रहते हैं, और एरियाज, जिन जिन एरियाज पर इनका अटैक जो होता है वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है? तो ये चीज है सिंपल सी, जिसकी एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और एरिया जो होता है जहां पर प्लेग हम लोग को जनरली देखने को मिलता है वो 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है, और 58 कंट्री, 58 कंट्रीज तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो कि कितना ह्यूज तरीके से प्लेग जो है वो फैल सकता है। 58 कंट्रीज में, आप सोच रहे हो कि टिड्डी का अटैक 58 कंट्रीज में, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी रफ्तार काफी तेज होती है, रातों रात ये काफी किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर जाती हैं, ठीक है? चलो ये चीज थी गाइस, ये वाली हम लोग ने इसके बारे में डिस्कशन किया, और कहा गया था कि 6 मेजर प्लेग्स हम लोग को 1990s में देखने को मिले थे, और एक ऐसा प्लेग था जो कि 13 साल तक चला था, 13 साल तक कंटिन्यूअस टिड्डी अटैक देखने को मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने लंबे पीरियड तक अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो है वो इसको खत्म करना मुसीबत वाला काम जो है वो एक हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज थी सिंपल सी। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है वन नेशन वन वोटर आईडी के बारे में। तो देखिए गाइस, कोरोना वायरस पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी
65 साल की उम्र के जो हमारे सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, तो वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू ही वोट दे सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पोस्टल बैलेट क्या होता है? इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाक से इसके बारे में लिखकर बताइए। राइट, तो वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमारे सीनियर सिटीजन्स दे सकते हैं। राइट, और क्योंकि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मूव लिया गया है, कदम लिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो कैटेगरी है वो सीनियर सिटीजन्स की हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि काफी रिस्क में होते हैं कोरोना वायरस के एक्सपोजर के लिए। राइट, तो इसके बारे में आपको पता होगा, जानकारी होगी। और अभी तक इस प्रकार की पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी, एक तो चीज आप लोग को पता ही है कि जब आप इंडियन इस एग्जाम को क्लियर करके, काफी सारे लोगों का सपना होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ऑप्ट करना, या फिर बाई चांस रैंक के चलते आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिल जाए और आप फिर चले जाओ दूसरी कंट्री में। राइट, तो आप जब किसी दूसरी कंट्री में सर्व कर रहे होगे तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किसके थ्रू दोगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दोगे। तो आपके लिए भी ये सर्विसेज अवेलेबल होती है पोस्टल बैलेट के लिए, आगे चल के होंगी मतलब। और जो जो हमारे सैनिक हैं, जवान जो हैं, जो कि बॉर्डर्स पे हैं, जो कि अपने घर वापस नहीं लौट सकते, जो अपनी सर्विसेज जो है वो इस नेशन को दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनके लिए भी ये सर्विसेज एप्लीकेबल होती है। या फिर जो भी पब्लिक सर्वेंट होता है जो कि किसी दूसरे एरिया पर, किसी दूसरी जगह पर अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, राइट, या दे रही होती है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो अपनी वोटिंग देते हैं। तो ये वोटिंग का एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट अभी तक जो वोटिंग जो थी, ये हालांकि ऑफिशियल्स के लिए अवेलेबल थी, प्लस जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर की है, जिन सिटीजन्स की उम्र 80 साल के ऊपर की है, और जो दिव्यांगजन सिटीजन्स है, तो उन्हीं के लिए ये अभी तक थी। बट अभी इस 80 ईयर्स को जो है वो कम कर दिया गया है, इसको 65 ईयर्स जो है वो कर दिया गया है। क्लियर है यहां तक बातें? और देखिए, अब ये जब किया ईसीआई ने, तो फिर एक चर्चा चली कि क्यों ना हम लोग वन नेशन वन वोटर आईडी का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ऑलरेडी है। राइट, तो उसी के प्रकार का वन नेशन वन वोटर आईडी का भी कंसेप्ट अप्लाई किया जाए, और ये स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया जाए। क्योंकि गाइज, आप लोग को यकीन नहीं होगा ये सुन के कि हमारी कंट्री के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी पोर्शन में है। हम लोग टारगेट करते हैं कि सभी लोग को वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में वोट की काफी बड़ी अहमियत होती है, तो वोट देना काफी जरूरी होता है। बट अगर मान के चलो कि लगभग 14 करोड़ लोग अगर वोट ना दें, तो फिर एक बड़ा पोर्शन जो है वो वोटिंग से हट जाता है, यानी कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पीछे हो जाता है। राइट, तो 13.9 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स है हमारी कंट्री के अंदर, और ये इकोनॉमिक सर्वे 2017 का जो था वो उसके हिसाब से हम लोग को पता लगा था, और ये हमारे इंडियन लेबर फोर्स का 1/3 है। और अगर आप मान के चलो इन लोग अगर वोट ना दें तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हमारे वोटिंग सिस्टम में पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड करके रखो, और ये मेंस के लिए आप उपयोग करेंगे, ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। राइट, और इन लोग वोटिंग क्यों नहीं दे सकते गाइस? तो देखिए, ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते अपने घर वापस जाना। राइट, तो इसलिए वोट नहीं दे पाते, और इनको फॉरगेटन वोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉरगेटन वोटर्स, ये टर्म भी आप नोट डाउन करिए। राइट, और ये वोटर्स की तरह इनरोल नहीं हो पाते अपने जिस जगह पर ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलो एक वर्कर है, वो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट चला गया। अब हो सकता है, पॉसिबल है कि वो अगर उस जगह पे रह रहा है, उसने अपना रेसिडेंस वहां पर बना लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहां पर मतलब रजिस्टर कर सकता है वोट देने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। राइट, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास किसी रेसिडेंस प्रूफ जो है वो नहीं होता, किसी प्रकार का रेसिडेंस प्रूफ। राइट, यानी कि एड्रेस प्रूफ जो होता है ना, वो नहीं होता इनके पास। तो ये बड़ा एक इशू है। राइट, तो और कई सारे ऐसे सीजनल माइग्रेंट्स भी होते हैं हालांकि, जो कि अफोर्ड कर पाते हैं और वो वापस अपने घर जाकर वोट दे देते हैं। बट इनमें से काफी सारे लोग जो होते हैं जो कि वोट नहीं दे पाते। तो आप सोचिए कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कितनी कमी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए, हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो एक प्रकार की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो आधार आईडी हम लोग की बनी हुई है, तो उसी को जो है वो लिंक किया जाएगा वोटर आईडी के साथ, और फिर वो जो वोटर्स जो है वो किसी भी जगह डिजिटली कहीं से भी जो है वो वोट दे सकते हैं। हालांकि इसमें लूप होल्स भी काफी सारे हो सकते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस भी काफी सारे हो सकते हैं, बट ईसीआई अगर बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें लूप होल्स को भी वो ध्यान में रखेगी। ठीक है, तो ये चीज है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अब और क्या करना चाहिए गाइस, तो देखो, हर एक इंडिविजुअल का राइट है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि राइट टू वोट जो है, क्या वो फंडामेंटल राइट है? राइट, हाँ या ना? और अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो कौन सा राइट है? काफी मतलब इजी सा क्वेश्चन है, और ये एक बार सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी आ भी चुका है। तो बताइए, राइट टू वोट जो है वो क्या वो फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? और अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो कौन सा राइट है? ठीक है, जल्दी बताइए। और अगर फंडामेंटल राइट है तो ये पर्टिकुलर किस जजमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिला है?
तो ये चीज थोड़ी सी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली कि इस प्रकार की चीज जो है वो अभी डिस्कशन जो है वो वन नेशन वन वोटर आईडी का चल रहा है, सेम एज इन वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह, ठीक है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड हम लोग को स्पेसिफिकली देखने को मिला था। तो कहा गया कि वैसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, राइट। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड को गाइस प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अब बात करेंगे जीईएफ के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जीईएफ मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो देखिए गाइस, जीईएफ जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1992 रियो अर्थ समिट के दौरान। तो अर्थ समिट के दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया था। किस पर्पस के लिए? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है उनको टैकल करने के लिए। और ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिली थी। काफी सारी कंट्रीज जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की काफी सारी कंपनीज वगैरह जो कि एनवायरमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, तो ये मिलकर जो है वो इन्होंने पार्टनरशिप करी थी और टारगेट किया था कि हम लोग एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करेंगे मिलकर साथ ही साथ। और फिर जीईएफ जो है गाइस, ये फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग कंट्रीज को। और जैसे कि हमने अभी भूटान के बारे में बात करी थी, तो उस पर्पस के लिए अभी चाइना ने जो है वो गाइस अर्ज किया है, यानी कि प्रपोजल दिया है कि भूटान को जो है वो इस फलाना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने बात करी, तो उसके लिए जीईएफ की फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर अभी एक इशू चला था जिसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली थी। तो याद रखिएगा कि ये ग्रांट्स वगैरह फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। और वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक जो है गाइस जीईएफ का ट्रस्टी है, जो कि जीईएफ ट्रस्ट फंड को एडमिनिस्टर करता है। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये सिंपल सी चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। धनवंतरी रथ की यहां पर बात हो रही है। तो देखो, एक मोबाइल वैन है, ये देखो आप, ये वैन इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। अब ये वैन जो है गाइस, ये कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए नहीं है। ये वैन नॉन कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए है। अब देखिए, अभी आज की डेट में आप लोग को पता होगा काफी सारे डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो मतलब उनके क्लिनिक्स वगैरह तक बंद है, और जो जिन लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ है उनको भी काफी प्रॉब्लम जा रही है डॉक्टर से मिलने में, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज इस प्रकार के चल रहे हैं आज की डेट में। तो अभी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि इस प्रकार की धनवंतरी रथ जो है वो शुरू किया गया है। ये स्पेशली नॉन कोरोना वायरस हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी, यानी कि उन पेशेंट्स को जिनको कोरोना वायरस नहीं है, उनके घर जाकर, यानी कि उनके डोर स्टेप्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। और ये वैन्स के अंदर होंगे आयुष के डॉक्टर्स, पैरामेडिक जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और नर्सिंग स्टाफ्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ लोकल मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ पर हम लोग को अर्बन हेल्थ सेंटर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है इसके बारे में, धनवंतरी रथ के बारे में। एलिमेंट्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल ये एप्लीकेशन है। ये इंडिया की ही एप्लीकेशन है और इंडिया की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप ये बताई जा रही है। आप लोग में से कोई भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को सोशल मीडिया से दूर रहना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन है एलिमेंट्स नाम की, जो कि इंडिया के द्वारा तैयार की गई है। और क्यों तैयार की गई है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चाइना की एप्लीकेशन हमने बैन करी है, तो हम लोग वेरियस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो देखिए, इसको डेवलप किया है लगभग 1000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो कि श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वॉलंटियर हैं। साथ ही साथ गाइज ये फ्रेंड्स और फैमिली सोशल मीडिया है, ऐप है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। मैसेजिंग और चैटिंग की इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है। 8 इंडियन लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन अवेलेबल है सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज के लिए, राइट। अभी आप डाउनलोड मत कीजिएगा, एग्जाम क्रैक कर लो, फिर सभी सोशल मीडिया में बिल्कुल अपने ऑफिसर वाले फोटोज डालिएगा। विंटर ग्रेड डीजल लद्दाख के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। विंटर डीजल जो होता है गाइस, ये स्पेशल डीजल होता है एक प्रकार का। इसको IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल। मैंने पिछले साल भी इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ाया हुआ था। तो जो हाई एल्टीट्यूड का जो एरिया होता है, जो ऊंची पहाड़ियों वाला एरिया होता है, जहां पर टेम्परेचर काफी लो होता है, कम होता है, राइट, तो उस समय ये डीजल जो नॉर्मल जो डीजल्स होते हैं वो वहां पर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की बात करें, हाई एल्टीट्यूड की बात करें, तो वहां पर वो काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो डीजल इतना थिक हो जाता है कि वो, जैसे कि पानी है, पानी हाई एल्टीट्यूड में क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। वैसे ही डीजल के साथ भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, इस प्रकार के जो फ्यूल्स होते हैं उनके साथ भी ऐसी चीज होती है। तो ये जो एक स्पेशल डीजल है वो सिर्फ और सिर्फ हाई एल्टीट्यूड के लिए बनाया गया है। इवन -33 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से जो है ये ऑपरेट कर सकता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कुछ एडिक्टिव्स वगैरह लगाए गए हैं जो कि विकोसिटी को जो है वो कम करेंगे, यानी कि जो थिकनेस जो हो जाती है, यानी कि थिक हो जाता है, जो गाढ़ा जो हो जाता है डीजल, तो वो होने नहीं देंगे, स्मूथ रखेंगे डीजल को, जिससे कि इंजन वगैरह सीज ना हो। और इसकी जो सीटेन रेटिंग है वो भी काफी हाई है। अब सीटेन रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी में के अंदर पेट्रोल डालते हैं और हमारी गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करते हैं पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन होता है, तो उसी को जो है वो सीटेन रेटिंग कहा जाता है कि आराम से जो है ये कंबशन करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आपको पता होगा ठंडी में गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है,
नॉर्मली भी हमारे यहीं पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, जब एक्सट्रीम ठंडी आ जाती है तो सेंटर मतलब इंडिया के सेंट्रल पोर्शन पर ही, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर पे है, तो एक्सट्रीम कंडीशन जब आ जाती है उस समय पे भी, यानी कि सर्दियों की, तो उस समय पे भी गाड़ियां जो है वो उसमें किक वगैरह मारनी पड़ती है, सेल्फ तो काम करता ही नहीं है, राइट। तो ये तो हायर एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो इसके लिए स्पेशल डीजल की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ये चीज है, राइट। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेशल डीजल में सल्फर कंटेंट भी काफी कम है। सल्फर कंटेंट कम होने का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर डीजल के अंदर जब ये डीजल बर्न होगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा, क्योंकि सल्फर जो होता है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एमिशन को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, है ना। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये था इससे रिलेटेड टॉपिक, ये हमने बात करी इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, किसान रथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, रिपीटेड टॉपिक है, पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, एनआईसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये किसानों की और ट्रेडर्स की हेल्प करेगा। ये एप्लीकेशन क्या करेगी, जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि एक मंडी है, ठीक है, मंडी का जो ट्रेडर है, तो डायरेक्टली ये एप्लीकेशन किसान के साथ कनेक्ट कर लेगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बेसिकली इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगी कि ईजिली जो है किसान एक ही जगह से अलग अलग लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो सामान जो है वो भिजवा पाएंगे, चाहे वो एफपीओ हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, एपीएमसी हो, फार्मर्स हो, मंडीज हो, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो हर जगह जो है वो स्मूथ सप्लाई जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सप्लाई पर्पस के लिए एप्लीकेशन जो है वो बताई जा रही है, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक है, कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ाया था, फिर से न्यूज में आ गया था, तो फिर से एक बार मैंने बता दिया, ठीक है। अब पेपर 3 की न्यूज की चर्चा करते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पर अगस्त 15 को, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 15 अगस्त को जो है वो आईसीएमआर कोशिश कर रहा है कि वो कोवैक्सीन, यानी कि जो अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हम लोग को देखने को मिली है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के थ्रू, तो कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल जो है वो 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा और 15 अगस्त को हम लोग इस वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे। तो उसको लेकर काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो हैं वो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कंसर्न इस बात को लेकर है, और इवन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि वैक्सीन का ट्रायल यूजुअली नॉर्मली भले ही आप कितनी भी जल्दी कर लो, 6 महीने तो एटलीस्ट लगते ही लगते हैं उसके ट्रायल को कंप्लीट होने में। तो इतनी जल्दी जो है वो कैसे इंडिया कर पा रही है, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, अगले महीने अगस्त, तो अगले महीने ही कैसे ये इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं ट्रायल फिनिश और वैक्सीन को लॉन्च। तो इसको लेकर बहुत गंभीर कंसर्न जो है वो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, और रियलिस्टिक टाइमलाइन जो है वो 6 से 9 महीने का हम लोग को जनरली देखने को मिलता है एक वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो। और एक्सपर्ट जो है वो पूरी दुनिया भर में कहते हैं कि एटलीस्ट 12 से 18 महीने में, महीने के बाद ही, यानी कि प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करने के बाद ही जो है वो लॉन्च करनी चाहिए वैक्सीन। तो इसको लेकर जो है वो गाइस वो काफी ज्यादा बवाल, काफी ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वगैरह भी ये सब चीजें बता रहे हैं। तो ये ऐसा इंडिया जो कर रही है, जो इंडिया का ये मूव है गाइस, तो उसको काफी सारी नेगेटिव पॉलिटिक्स के साथ भी उसको रिलेट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार जो है गाइस, जैसे कि अभी हम लोग इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की बात करें, तो उसमें भी सरकार ने कुछ 20 का जो नंबर्स है गाइस उसको लिंक किया हुआ था हर जगह कि 2020 8:20 को ये आएगा, 2020 का ये समय है, और इसमें 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये नंबर्स का फिगर जो है वो उन्होंने पूरा जो है वो लगाया हुआ था। तो ऐसी जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है, और इसमें जो ये 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है उनके ऊपर शायद प्रेशर भी दे रहे हैं, राइट, कि जल्दी जल्दी 15 अगस्त तक पूरी चीज जो है वो फिनिश करो। अब देखिए कोई भी हेल्थ और मेडिकल पर्पस की कोई भी चीज होती है, उसमें जल्दबाजी करना जो होता है वो काफी खराब होता है, राइट। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे तो आप कोई ना कोई पैरामीटर को जो है वो लूज कर जाओगे, इग्नोर कर दोगे, और उसको लेकर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि कोई भी अगर वैक्सीन है गाइस, तो उसकी जब टेस्टिंग होती है तो उसमें भी थोड़ा समय लिया जाता है। जैसे कि एक बार किसी को वैक्सीन दी, किसी ह्यूमन को, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल अभी चल ही रहा है, ह्यूमन को वैक्सीन दे दी, अब उसके बाद उस ह्यूमन को एटलीस्ट 3-4 महीने तक ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और ये सब चीजों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी वैक्सीन लॉन्च करने पर जो कोशिश कर रहे हैं वो एक थोड़ा चिंताजनक जो स्थिति जो है वो अभी पूरी दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया को लेकर। देखो ये अच्छा होता है तो वेल एंड गुड, बट अभी हम लोग को इसके प्रोस को तो डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग, हाँ यार वाह यार कितनी अच्छी बात है, इंडिया जो है वो बढ़िया अगर वैक्सीन लॉन्च कर देगी तो इंडिया को काफी फायदा होगा इकोनॉमिकली भी और सब चीजों में, राइट, और इंडिया की वाहवाही हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि
काफी सारे पैरामीटर्स को अगर इग्नोर करके ये किया जाए तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और यही चीज जो है वो यहाँ पर पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीजें सिंपल थी जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बट अगर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अगर कुछ पैरामीटर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस वगैरह, जाहिर सी बात है 15 अगस्त की जो ये बात की जा रही है और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाता है अपना, राइट। तो उस समय कोशिश ये है, क्या पता सरकार की, कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है वो कोरोना वायरस से भी जीत जो है वो हासिल कर ली है। तो ऐसी कुछ जो है वो टैगलाइन वगैरह पॉलिटिक्स की देखने को मिलेगी, और क्या पता उसके बाद अगर कोई बड़ा फेलियर हो जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो इंडिया को भरना पड़ेगा उसको। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को लेकर एक बहुत चिंता जो है, बड़ी चिंता जो है वो पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अब डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स की बात करें, मात्र 12 दिन में डीआरडीओ ने हॉस्पिटल बना दिया गाइस। 1000 बेड का ये हॉस्पिटल था, और एक रिकॉर्ड जो है वो डीआरडीओ के द्वारा जनरेट कर दिया गया। डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर ये हॉस्पिटल जो है वो बनाया। 1000 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 250 बेड जो है आईसीयू के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, जो कि डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट के द्वारा दिल्ली के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने सिख फॉर जस्टिस जो है गाइस उसकी 40 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोग को कहूंगा, हालांकि मैंने आप लोग को अभी बीच में जब गैप लिया था तब आप लोग को ये वाला वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कराई थी ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पे। जिन बच्चों ने देख ली है वेल एंड गुड, रिवाइज कर लो। जिनने नहीं देखी है, अनलॉफुल प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, और 1967 के बारे में ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ये टॉपिक आपको हमारे ओनली करंट अफेयर नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर मिलेगा। 27 जुलाई 2019 को कवर कराया हुआ है। इस टॉपिक के 2 मिनट 4 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, नहीं इस वीडियो के 2 मिनट 4 सेकंड पे जाओगे मिल जाएगा। अगर ये फेसबुक पे ये वाला वीडियो देख रहे हो आप, तो वहीं पर ही आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सर्च कर लीजिए, 2 मिनट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक बार देख लीजिए। इसमें सिख फॉर जस्टिस के बारे में भी मैंने चर्चा की हुई है, ये भी आप लोग को इसके बारे में भी पता लग जाएगा कि ये सिख फॉर जस्टिस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और पता है मुझे, हालांकि मैंने अभी जो टॉपिक्स कवर नहीं कराए हुए हैं 3 दिन के, उसमें मैंने सोचा था आप लोग को डिस्कस करूं, बट अभी ये टॉपिक फिर से आ गया है तो अभी बताता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जुलाई का टाइम चल रहा है अभी भी, और देखिए 1 साल के बाद दोबारा से इसी समय जुलाई पर ही फिर से सिख फॉर जस्टिस की बात हो रही है, उआपा की बात हो रही है। तो क्या ये जुलाई का समय क्या कोई लिंक क्रिएट कर रहा है क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, सिख फॉर जस्टिस से, या फिर पता नहीं क्या चीज़ है? तो उसके बारे में मुझे रिलेशन पता नहीं लग रहा है। आप में से अगर कोई लोग उस कड़ी तक पहुंच जाओ, रिलेशन तक पहुंच जाओ, तो मुझे जरूर बताना कि ये जुलाई ही क्यों होता है कि जब जुलाई पर ही सिख फॉर जस्टिस की बात जो है वो सरकार करती है। क्या ऐसा जुलाई में कोई इवेंट आता है क्या बड़ा, जिसमें ये सिख फॉर जस्टिस एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर क्या होता है? तो इसका रिलेशन मुझे तो नहीं मिल पा रहा, मैं आप लोग को फ्रैंकली बताता हूँ। बट अगर आपको अगर कोई रिलेशन मिल गया तो जरूर बताइएगा, फिर मैं आप में से जो भी बताएगा वो रिलेशन, तो उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर दूंगा, यानी कि बता दूंगा कि भाई आपने बताया हुआ है। और क्योंकि बहुत ऐसा लगता है, देखिए क्या होता है कि हर एक चीज में रिलेशन फाइंड आउट करना जरूरी नहीं होता, बट अगर आपको फ्री टाइम मिले तब आप ढूंढिएगा, वरना अपना टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो कोई काम की चीज नहीं है आपके लिए। बट इन जनरल मेरे दिमाग में आया कि पिछले साल भी जुलाई के महीने पर ही ये सिख फॉर जस्टिस को लेकर, उआपा को लेकर सरकार एक्टिवेट हो गई थी। अभी फिर से दोबारा से सिख फॉर जस्टिस और उआपा को लेकर सरकार फिर से एक्टिवेट हो गई है। तो ये जुलाई महीना क्या कोई रिलेशन क्रिएट करता है कि नहीं? ऐसे ही इन जनरल मेरे दिमाग में ये चीज आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कशन कर लूं, और क्या पता आप में से किसी को पता लग जाए वो रिलेशन, तो बता भी दें, जैसे कि मैं और व्यूअर्स को बता दूं। अब देखिए गाइस, इंडियन रेलवे बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। इंडियन रेलवे ने टारगेट बनाया कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो कंडक्ट करेगी। इंडियन रेलवे अपने आप को इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने वाली है कि वो पोल्यूशन फ्री जो है वो बन जाएगी। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क हमारे इंडियन रेलवेज का हमारे पास है, तो उसमें इंडियन रेलवेज का इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंट को लेकर जो है वो पूरी दुनिया भर में जो है वो वाहवाही कर देगा। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंडियन रेलवेज इस प्रकार का कदम उठा रही है। इसके लिए ये टारगेट कर रहे हैं कि इनके पास जितनी भी खाली लैंड है, अनयूज लैंड्स है, तो उसमें ये सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसके तहत जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करेंगे, और ये ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह से बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। मेन मकसद ये है कि प्लाज्मा का एक्सेस जो है वो मिल सके, इजी एक्सेस। प्लाज्मा बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ब्लड बैंक की तरह ही होता है, और जो लोग कोरोना वायरस से सफर कर रहे होते हैं तो
उनकी बॉडी में से, यानी कि सफर होने का जो लोग कोरोना वायरस होते हैं से सफर कर रहे होते हैं, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। और प्लाज्मा निकाला कि इनकी बॉडी से जाता है कि जो लोग कोरोना वायरस से सही हो गए तो उनसे भी ये प्लाज्मा निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोग को, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 50 बार तो डेफिनेटली बोला ही होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। और देखिए, अगेन एंड अगेन कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी बार बार न्यूज में आप लोग के लिए चल रहा है, तो जो टॉपिक बार बार चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के लास्ट में मैंने होमवर्क दे रखा है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी आप लोगों के लिए, तो उस समय मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस डेट पे आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक आप देख लोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये प्लाज्मा का काम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये प्लाज्मा जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इम्यून करता है कोरोना वायरस पेशेंट को। ठीक है, तो ये चीज है। और कौन डोनेट कर सकता है? तो देखो, जो भी इंसान जो है गाइस, जो कि सही हो गया, ठीक हो गया है कोरोना वायरस से, तो जो ठीक हुए मरीज होते हैं गाइस, तो उनको कम से कम 14 दिन का वेट करना होता है, और 14 दिन के बाद फिर वो डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। उनकी उम्र 18 से 60 साल की होनी चाहिए, उनका वेट जो है 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। और जो महिला जो है गाइस, जिन्होंने बेबी को बर्थ दिया है, वो एलिजिबल नहीं है कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस सॉरी ये डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। और 500 ml जो प्लाज्मा जो है एक डोनर की बॉडी से हर 2 हफ्ते में निकाला जा सकता है। बट वहीं अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड हर 3 महीने में इंसान की बॉडी से निकाला जाना जो है वो सही माना जाता है, राइट, हेल्दी माना जाता है। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए कि ब्लड में क्या क्या होता है, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। मेरे ख्याल से शायद 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में बाकायदा पूरी चीज लिखी हुई है, इसलिए बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब बात करेंगे स्टीवियोसाइड के बारे में। स्टीवियोसाइड, ये देखो आप, ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इससे बनता है स्टीवियोसाइड। ये एक नेचुरल प्लांट बेस्ड ग्लाइकोसाइड है। ये हनी यरबा नाम की एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियों में हम लोग को देखने को मिलता है। और ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है। अब देखिए, जो लोग जो है काफी सारे जैसे कि शुगर के ऑल्टरनेटिव्स खाते हैं, जैसे कि वो कैप्सूल नहीं आती छोटी छोटी शुगर वाली कैप्सूल, क्या बोलते हैं उसको, जो स्वीटनर होता है, यानी कि एक प्रकार का, वो शुगर नहीं होता एग्जैक्टली, वो स्वीटनर होता है, चाय वगैरह में डलती है। पहले मैं भी जो है वो मंगवाया करता था और काफी सालों तक हम लोगों ने वो यूज किया हुआ है घर में। बट गाइज, मैंने एक साइंटिफिक एक वो थी, जर्नल थी, एक कोई मैगजीन थी, उसमें जर्नल यानी कि ऑफिशियल थी वो, उसमें मैंने पढ़ा था कि उससे जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग लंबे समय तक उस मतलब इस प्रकार के जो स्वीटनर्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, अगर उसको खाते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। आप में से अगर आप लोग वाली जो कैप्सूल, जो आप समझ गए होंगे, येलो कलर का उसका कोई पैक होता है, मतलब इस प्रकार का उसका कुछ डिजाइन होता है, ऐसा करके कुछ ऐसा टाइप का कुछ छोटा सा रहता है बस वो, अब वो ये पता नहीं क्या बन गया ऑटोमेटिकली, बट आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो बिल्कुल मत लेना, अगर आपके घर में है तो उसको खत्म करके दूसरा मत मंगाना। गुड़ जो है ना, गुड़ का उपयोग करो। गुड़ जो होता है वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। जैगरी गुड़ बेस्ट होता है, ठीक है, उसका उपयोग करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब मत करना, ये आर्टिफिशियल चीज जो होती है ना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में। तो देखो, ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, ये कैलोरी वगैरह भी नहीं बढ़ती इस नेचुरल स्वीटनर के थ्रू, राइट। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया स्टीवियोसाइड का, क्योंकि रिसर्चर्स का कहना यह है कि अगर इस स्टीवियोसाइड को अगर नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं गाइस उसमें कोट कर दिया जाए, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर लगा दिया जाए, तो ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। जो थेरेपी होती है ना, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मेडिएटेड कैंसर थेरेपी, तो ये जो थेरेपी होती है उसमें जो ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर अगर इसको कोट कर दिया जाए तो वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो ये एक रिसर्च आई थी, बट मेनली आप लोग के लिए ये काम की चीज है। अगर ऐसा कुछ फेंक दिया जाए आपके सामने कि ये क्या है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये पत्तियों से बनता है। हनी यरबा नाम की पत्ती होती है, प्लांट्स जो होते हैं उसकी पत्तियों से बनता है, और नेचुरल स्वीटनर का की तरह ये काम करता है। नॉन कैलोरिक, यानी कि कैलोरीज वगैरह भी नहीं बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपके सामने एक और चीज फेंक दी जाए कि करण 4 क्या है, ऑप्शन में लिखा है कि ये सैटेलाइट है, ये एक वेपन है, ये शुगर केन की वेराइटी है, या प्लांट ऐसा करके कुछ लिखा रहा है, राइट, या फिर नन ऑफ दी अबव, तो प्लांट पे आप टिक करेंगे, या शुगर केन की वेराइटी भी क्लिक करेंगे, क्योंकि करण 4 जो है वो शुगर केन की एक वेराइटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले जो वेराइटीज हुआ करती थी उसको इस वेराइटी ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि काफी अच्छा इसका प्रोडक्शन आउटपुट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और काफी मीठा वगैरह भी है, ये वाली चीज बताई जा रही है, राइट, शुगर केन वाली वेराइटी, ठीक है, मीठा काफी अच्छा है। और गाइस, इस टॉपिक की चर्चा करें तो देखिए, विकास दुबे एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उत्तर प्रदेश का, इसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। एक कानपुर के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था। आई नो कि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा इस न्यूज के बारे में, काफी बड़ी न्यूज है ये, राइट। 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को मार दिया गया, और कहा जा रहा है कि लोकल पुलिस थाने से ही इन लोगों को, क्रिमिनल्स को इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि किसी ना किसी करप्ट पुलिस वाले से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको दी गई है,
राइट। तो ये एक न्यूज़ थी, इसके बारे में एक जनरल डिटेल आपको होनी चाहिए। और आप में से अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो ये एक होमवर्क बस और है, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और आप चले जाइएगा। बाकी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ अभी बताना चाहता हूँ। जैसे कि गाइस इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे टॉपिक्स जो है वो अपने फ्री टाइम में कवर किया करो। जैसे कि आपका वो रिलैक्स करने वाला जो टाइम होता है ना, अब मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल घंटों घंटों तक इन सब टॉपिक्स में लग जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब टॉपिक एग्जाम के लिए अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स की भी जानकारी आपको होना जरूरी है। हालांकि देखो, मुझे अलाउड नहीं है यहाँ पर किसी यूट्यूब चैनल के बारे में बात करने की, चर्चा करने की, बट मैं एक जर्नलिस्ट का आपको नाम बताता हूँ। शम्स करके उनका नाम है, SHAMS, शम्स। जर्नलिस्ट शम्स अगर आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उनके बारे में। वो जो है वो एक चैनल है उनका, उसमें रात में 9 बजे जो है, यानी कि न्यूज़ चैनल ही है हालांकि वो, बट फिर भी दूसरा चैनल है तो मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकता किसी प्रकार से। तो वो उसमें वो वेरियस स्टोरीज वगैरह बताते हैं अलग अलग चीज़ों की। तो मैं चाहूंगा कि अपने फ्री टाइम पे वो स्टोरी वगैरह आप सुना करो। हालांकि उनकी स्टोरी ऐसी होती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी जो है वो सुनने में मन ही करता है, राइट। बट आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है। कभी भी फ्री टाइम मिले तो उसमें ईयरफोन्स लगा लिया करो, उनकी स्टोरी सुना करो। रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में वो चीज़ें बताते हैं, और इवन काफ़ी सारी स्टोरीज तो वो जो उनके खुद के द्वारा कैप्चर की जाती है, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप लोग को बताते हैं कि क्या हुआ था। मुझे इसके बारे में भी, ये क्रिमिनल के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है, आप चाहो तो फ्री टाइम में देख सकते हो। बट देखो, आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। बट क्या होता है कि ये सब चीज़ें की एक अवेयरनेस होना आप लोग के लिए ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले अजीत डोभाल जी के बारे में बताया था, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी। यार, वो जो पर्सनालिटी थे वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए पाकिस्तान में, जैसे कि जो पिक्चरों में हमने देखते ना, एक था टाइगर मूवी जो थी, उसी की तरह उन्होंने रोल किया था कि अलग कोई, उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। जब हम लोग सुनते हैं कि यार हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी उनके कारनामे, उनकी चीज़ें, तो मज़ा आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो सब चीज़ें सुना करो, उससे एक तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, एक विजन आपको मिलेगा कि हाँ यार, आप जब सर्विस में जाओगे तो आप कैसे काम करोगे, क्या करोगे, किस प्रकार से। क्योंकि अजीत डोभाल जी जो है गाइस, वो क्या पर्सनालिटी, मज़ा आ गया उनके बारे में सुन के मुझे तो पर्सनली। मैंने, मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल एक आध महीने पहले उनकी ये स्टोरी आई थी। वैसे उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, तो आप जो है वो कभी फ्री टाइम मिले तो सुना करो, ठीक है। बस यही चीज़ थी गाइस, ये चीज़ मुझे आप लोग को बस बतानी थी, और ये था आज का पूरा ओवरऑल टॉपिक। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो आप सबसे पहले तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे लेक्चर को शेयर कर दीजिए। अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। पहला टॉपिक कावासाकी डिजीज, इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 2 मई 2020 को ये टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है। आर्टिकल 163 और 164 के बारे में आपको इंडियन लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें पढ़ना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गाइस मध्य प्रदेश के, उनकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है 15% से ज़्यादा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो नहीं बनने चाहिए, तो वो ज़्यादा हो चुके हैं आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसको लेकर एक विवाद वगैरह चल रहा है। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि वो जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ रजिस्टर करेंगे, यानी कि कंप्लेन इनकी रजिस्टर करेंगे, ऐसी चीज़ चल रही है। बट आपको आर्टिकल 163 164 के बारे में पढ़ना है। कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 अप्रैल 2020 को ये टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है, बहुत डिटेल में कवर कराया हुआ है। उसको अच्छे से जाके आप देख लो, पूरी चीज़ आपको CPT के बारे में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये, अगर आप ये तीनों टॉपिक्स पढ़ लो तो उससे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए नोटिस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको पेड कोर्सेज जितने भी हमारे अवेलेबल हैं उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाती है। बुक्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये फ्री हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इनमें इनमें भी हम लोग कई बार फ्री में आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। एंड गाइज, ये अभी 2 मिनट का लेक्चर आपके सामने अभी शुरू होने वाला है। अब देखो, ये लेक्चर मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, यानी कि अभी जो 2 मिनट की सीरीज आपको मिलेगी, जैसे ही मैं आपको बाय बोलूंगा उसके बाद शुरू होगी, वो हमारी टीम प्रिपेयर करती है। और मुझे काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे सर रिपीटेड टेस्ट है। तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास जो चीज़ आती है वो मुझे डालनी पड़ती है। अब वो रिपीटेड हो तो एक बार रिवाइज कर लो, मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब कुछ दिनों बाद शायद मेरे ख्याल से नई नई फाइल्स मेरे पास आएंगी, 1-2 दिन 4 दिन के बाद, तो मैं आपको शायद नहीं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो मेरे पास लिस्ट आई हुई है वही मुझे बोला गया है उस लिस्ट को ऐड करने के लिए। तो आप ये एक बार देखिए पहले पूरा, और 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।